दोस्तों नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट 2021 के रेलवे बजट से है, जहां दोस्तों इस बार रेलवे पे करीब सरकार 1.10 लाख करोड़ खर्च करेगी। पिछला बजट जो कि करीब 72.21 हजार करोड़ था, उसके मुकाबले 53% ज्यादा है। दोस्तों इस बजट में नई ट्रेनों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विजडम कोचेस चलाई जाएंगी। दोस्तों विजडम कोचेस में बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं और छत शीशे के होते हैं। दोस्तों कोच के अंदर बैठने से हम प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों इन कोचेस को कुछ इस प्रकार बिल्ड किया गया है ताकि ये भारत के प्राकृतिक सौंदर्य क्षेत्र में चलाया जा सके। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिमालय का क्षेत्र है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, नॉर्थ ईस्ट का रीजन। यहाँ पर दोस्तों ये कोचेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही अच्छे सुंदर क्षेत्र है। यहाँ पर दोस्तों प्रकृति का नजारा आपको इन कोचेस के अंदर बैठकर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विजडम कोचेस बहुत ज्यादा कारगर होने वाले हैं। दोस्तों ये कोचेस लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम रफ्तार से भी चल सकते हैं और पिछले साल 2020 में इनका सक्सेसफुली ट्रायल भी किया जा चुका है। दोस्तों इस साल हम टूरिज्म के लिहाजा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है रेलवे में। इसके अलावा दोस्तों टीयर 2 सिटीज में मेट्रो लाइट और न्यू मेट्रोस को भी अप्रूव किया गया है। तो हमें दोस्तों इस साल जो कि लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, इन पर कार्य शुरू होता हुआ दिखेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला से है, जहां दोस्तों बजट 2021 के तहत केरला में करीब 65,000 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट्स, वेस्ट बंगाल में 25,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स और असम में 3,400 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया। इसके अलावा 3,500 करोड़ रुपए तमिलनाडु में हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूव किए गए हैं। इसमें दोस्तों मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कोलकाता रोड को अपग्रेड किया जाएगा। ये सारे कार्य शामिल है। दोस्तों फिलहाल गवर्नमेंट ने उन क्षेत्रों पे ज़्यादा फोकस किया है जहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो वेस्ट बंगाल और केरला में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से है, जहां दोस्तों बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस एक्सप्रेसवे के संबंध में कहा कि यह एक्सप्रेसवे भारत का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो कि अप्रैल से शुरू होगा। दोस्तों इस नए वित्त वर्ष के शुरू होने के साथ साथ अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी शुरू होगा। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे लगभग 1316 किलोमीटर लंबा होगा तथा ये नॉर्थ और वेस्ट को एक्सप्रेसवे के माध्यम से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे 3 बड़ी रिफाइनरीज को भी जोड़ेगा, जिसमें भटिंडा रिफाइनरी, बारमा रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी है तथा 2 थर्मल प्लांट्स, गुरु नानक देव थर्मल प्लांट भटिंडा और सूरतगढ़ सुपर थर्मल प्लांट, इनको भी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। तो गाइस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 3 महीनों के अंदर शुरू होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारतमाला परियोजना से है, जहां दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में 11,000 किलोमीटर के हाईवे प्रोजेक्ट्स को अंडर भारतमाला परियोजना अप्रूव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 को संबोधित करते हुए कहा कि भारतमाला परियोजना, जिसमें करीब फेज 1 के तहत हाईवे प्रोजेक्ट पर निर्माण होना है, जिसके लिए करीब 1,08,230 करोड़ रुपए आवंटित किए। दोस्तों भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अब की बार रेलवे के मुकाबले ज्यादा बजट दिया गया है। दोस्तों वित्त मंत्री ने कहा कि लगभग 3.3 लाख करोड़ की लागत से 13,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है अंडर भारतमाला परियोजना। इसके तहत दोस्तों अभी 3800 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण पूरा हो चुका है तथा 2020 में करीब 8,500 हाईवे प्रोजेक्ट पर टेंडर भी कंपनीज को दे दिया गया है। वहीं दोस्तों 2021 से 2023 तक इन सभी परियोजनाओं पर कार्य पूरा हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत में क्रूड पाम ऑयल के इंपोर्ट से है, जहां दोस्तों भारत ने क्रूड पाम ऑयल के इंपोर्ट ड्यूटी को 27.5% कर दिया है। दोस्तों भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेजिटेबल इंपोर्ट ऑयल करने वाला देश है। दोस्तों इस बार भारत अपने डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगा तथा वह भारत में तथा डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके तहत दोस्तों इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाई गई है ऑयल पे। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट इंडोनेशिया, मलेशिया से होता है। दोस्तों अब तक सबसे ज्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट भारत मलेशिया से करता था। तो दोस्तों पाम ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से मलेशिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि दोस्तों मलेशिया जो है भारी मात्रा में पाम ऑयल का एक्सपोर्ट भारत को करता था। अब दोस्तों इससे उसको घाटा होगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के एक्सपोर्ट से संबंधित है, जहां दोस्तों भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि जनवरी में भारत ने लगभग एक्सपोर्ट में 5.37% की ग्रोथ हासिल की है तथा दोस्तों लगभग $27.29 मिलियन के गुड्स के एक्सपोर्ट हुआ है। लेकिन दोस्तों भारत का इंपोर्ट लगभग $42 बिलियन का हुआ है तथा इंपोर्ट में 2% की वृद्धि हुई है। दोस्तों जनवरी में
फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स इंपोर्ट में करीब 16.4% की वृद्धि हुई है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में लगभग 37.34% के एक्सपोर्ट में गिरावट देखी गई है। वहीं दोस्तों रेडीमेड गारमेंट टेक्सटाइल में करीब 7.1% की एक्सपोर्ट में गिरावट देखी गई है और लेदर प्रोडक्ट्स में करीब -18.6% के एक्सपोर्ट में गिरावट देखी गई है। दोस्तों ओवरऑल देखें तो अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक भारत ने करीब $228.04 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है तथा दोस्तों भारत के एक्सपोर्ट में 13.66% की ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। वहीं भारत का इंपोर्ट इस टाइमलाइन में करीब 300.26 बिलियन डॉलर का हुआ है तथा भारत के इंपोर्ट में करीब 26% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा है इस साल। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट दैनिक भास्कर के एक सर्वे से है, जहां दोस्तों वित्त वर्ष 2021-22 का बजट घोषित हो चुका है तथा दोस्तों दैनिक भास्कर के एक सर्वे के मुताबिक लगभग 58% लोग इस बजट से नाखुश है और 42% लोग इस बजट से संतुष्ट हैं तथा दोस्तों इसमें 70% लोगों ने कहा है कि इससे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। दोस्तों बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बजट से महंगाई बढ़ेगी, जो कि दोस्तों सच है। महंगाई किस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ेगी? तो दोस्तों महंगाई बढ़ेगी आपकी गैजेट इंडस्ट्री में, जैसे कि आप स्मार्टफोन, टैबलेट्स ये सब खरीदते हैं तो इनका जो है रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारत स्मार्टफोन और गैजेट्स की बहुत सारी चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज़ किया है, तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों में आपको महंगाई देखने को मिलेगी जब आप स्मार्टफोन बाय करेंगे। दोस्तों इससे बाहरी कंपनियों को नुकसान होगा जो कि भारत की नहीं है, उनको मजबूरन भारत के अंदर अपने बाजार को बचाने के लिए यहाँ पर सेटअप करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करनी होगी और दोस्तों इससे भारतीय कंपनियों को सीधा फायदा होगा और कस्टम ड्यूटी इंक्रीज होने से उनके स्मार्टफोन का जो है ऑटोमेटिक उनकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन पर बात की गई है। दोस्तों निजीकरण पे बहुत ही ज्यादा मतभेद है, जो कि दोस्तों मेरा मानना है जो क्षेत्र कमजोर है, जिसको लंबे समय से लॉस हो रहा है, उसके प्राइवेटाइजेशन में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो क्षेत्र गिरा हुआ है उस पर व्यय यानी कि ऋण कर्ज बढ़ता ही जाता है, इसलिए उसके निजीकरण पे कोई बुराई नहीं है। चाहे आप एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया बहुत ही समय से लॉस में है और उस पर बहुत ही ज्यादा कर्ज बन चुका है, तो दोस्तों इससे जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं उनको भी सैलरी सही से नहीं मिल पाती। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो हो सकता है कि एयरलाइंस दोबारा रिकवर होगी। और दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सारा जो है उद्योगपतियों को बेच दिया जा रहा है, तो दोस्तों मैं उनको एक सीधी बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों उद्योगपति हमारी भारत की अर्थव्यवस्था संभालते हैं। जो भारत के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे आप IT सेक्टर को देखें, विभिन्न सेक्टर में इनका योगदान है और आपको पता है कि भारत अपने ग्रोथ मॉडल में PPP मॉडल को अपनाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस बार प्राइवेटाइजेशन मतलब कि 100% शेयर बेचने की बजाय डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि करीब 10 से 20% शेयर बेचने की बात कही है। इसके लिए वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर IPO निकालेगी तथा इनके शेयर्स को बेचेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जरूर शेयर करें। अगर दोस्तों आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।